नमस्कार। जैसा कि आप जानते ही हैं कि किसी भी रोग के इलाज से बेहतर होता है उस रोग से बचाव, यानी अपनी लाइफस्टाइल में उससे जुड़ी हुई सावधानियां। आज हम आपको बताने जा रहे हैं गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी के बारे में। जी हाँ, जैसे कि नाम से ही जाहिर है, ये पाचन से संबंधित एक ऐसा रोग है जिसका अगर वक्त पर इलाज ना किया जाए तो ये स्वास्थ्य समस्या इतनी गंभीर हो सकती है जिसमें सर्जरी तक की नौबत आ सकती है, और साथ ही आगे चलकर ये कई तरह के कैंसर तक का कारण बन सकती है। अब यहाँ इस बात का भी ख्याल रखने की जरूरत है कि किन लक्षणों के आधार पर इस रोग की पहचान की जाए, इस रोग का उपचार किस प्रकार किया जाता है, सर्जरी की नौबत किस स्टेज पर जाकर आ सकती है, या हम अपने जीवन शैली में ऐसी कौन सी बातें अपना सकते हैं जो हमें इस स्वास्थ्य समस्या से बचा सकती है। ये सब बातें जानने के लिए आज हम बात करेंगे डॉक्टर दिनेश मेहर साहब से। इनके बारे में मैं आपको बताऊंगी, लेकिन उससे पहले हमें एक बात ये भी समझना जरूरी है कि किसी भी रोग का उपचार करते हुए हम किसी भी हॉस्पिटल पर या किसी भी डॉक्टर पर जब आंख मूंदकर भरोसा करते हैं तो उस समय हमारे दिल और दिमाग में सबसे पहली चीज होती है विश्वास। जब भी किसी हॉस्पिटल के साथ स्वास्थ्य संबंधी सुविधाओं और भरोसे का नाम आता है तो वेस्टर्न उड़ीसा में सबसे पहला नाम होता है विकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल का, क्योंकि बहुत ही कम समय में विकास हॉस्पिटल ने अपनी स्वास्थ्य सुविधाओं के जरिए न सिर्फ लोगों का भरोसा जीता है बल्कि अपनी कार्यशैली के ढंग से उन्होंने ये बात साबित भी की है कि हॉस्पिटल सिर्फ रोग का उपचार नहीं करते हैं बल्कि वहां सही मायनों में मानवता की सेवा भी होती है। डॉक्टर दिनेश मेहर विकास मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल से ही जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दिनेश मेहर पिछले 1 दशक से भी ज्यादा समय से स्वास्थ्य सेवाओं के क्षेत्र में अपनी सेवाएं दे रहे हैं। साथ ही वे विकास हॉस्पिटल में बतौर एमडी मेडिसिन और डीएम गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी कार्यरत हैं। तो आइए इस रोग से संबंधित जरूरी जानकारियों के बारे में हम सीधे बात करते हैं डॉक्टर दिनेश मेहर से। सबसे पहले तो डॉक्टर साहब, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, अब अगर हम इसे आम लोगों के लिए आम भाषा में आसानी से समझने के लिए समझना चाहें तो इस रोग को हम किस तरह से समझेंगे? क्या है ये समस्या? मैडम, गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी एक साइंस है जो मेडिकल साइंस का एक ब्रांच है। एक बड़ा सा ब्रांच है जिसमें हम लोग आंत के नली, पेट, लिवर और अग्नाशय ये सब बीमारियों का इलाज करते हैं। सर, मैं चाहूंगी कि आप इसके रोगों पर प्रकाश डालते हुए हमें बताएं कि असल में इस रोग में किसी भी रोगी को किन समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हम देखिए, जैसे एक पेशेंट को पेट का बीमारी है तो वो डिफरेंट टाइप से प्रेजेंट कर सकता है हमें, जैसे कि उसको डिस्पेप्सिया हो रहा है, खाने में मन नहीं लग रहा है, इंडाइजेशन हो रहा है, वजन घट रहा है, खून की उल्टी हो रहा है, लेट्रिन में उसको खून जा रहा है। तो ये सब जो बीमारी है आंत के नली और पेट का। अब लिवर में आते हैं तो लिवर में जैसे जॉन्डिस हुआ, किसी को थकावट लग रहा है, किसी का वजन घट रहा है, किसी का दाहिने तरफ छाती के नीचे दर्द हो रहा है, तो किसी को लिवर कैंसर हुआ है, किसी का पेट में पानी भर रहा है, ये सब लिवर के अंदर आता है। फिर अगर पैनक्रियाज को सोचते हैं तो पैनक्रियाज में जैसे देखिए कोई ज्यादा अल्कोहल ले रहे हैं कोई लोग, तो उनसे पैनक्रियाटाइटिस एक बीमारी होता है। कुछ लोगों को जेनेटिक बीमारी पैनक्रियाटाइटिस का होता है। तो ये सब में क्या होता है कि पैनक्रियास सूख जाता है तो उसके कारण लेट्रिन में फैट जाना, लेट्रिन बार बार होना, वजन घटना, डायरिया होना, ये सब बीमारी होता है। फिर अगर और थोड़ा आगे जाएं तो जैसे आजकल सबसे बड़ा बीमारी है फैटी लिवर। फैटी लिवर मतलब ओबेसिटी, उसके बाद फैटी लिवर। तो ये सब का जो शिकायत है वो सब भी हम लोग देखते हैं। तो ये एक बड़ा सा साइंस है गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, जिसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं पेशेंट्स को। मैं थोड़ा सा उसमें बताया हूँ आपको। डॉक्टर साहब, आपने ये जो रोग के तमाम लक्षण बताए हैं ये इशारा करते हैं कि सचमुच ये एक बहुत गंभीर रोग है, लेकिन साथ ही मैं यहाँ पर एक बात ये भी ऐड ऑन करना चाहूंगी कि आमतौर पर इन लक्षणों के आधार पर मान लिया जाता है कि ये पाचन से संबंधित मतलब कोई छोटी मोटी समस्या है जिसके लिए घरेलू नुस्खे ही ज्यादा इस्तेमाल किए जाते हैं। तो हमें कब ये समझना चाहिए कि ये रोग एक गंभीर शक्ल ले चुका है और हमें डॉक्टर को कंसल्ट करने की जरूरत है? देखिए, जैसे
कुछ कुछ लोग बैठ के काम करते हैं, लंबा टाइम बैठते हैं, सेडेंटरी लाइफस्टाइल होता है, चलना फिरना थोड़ा कम होता है, तो यूजुअली उन लोगों को इंडाइजेशन होता है, पेट में कभी कभार दर्द होता है, खाने में हजम नहीं होता है, रिफ्लक्स होता है। तो ये सब जो है ये मामूली तौर सब में दिखा जाता है, लेकिन तब समझेंगे कि ये बीमारी थोड़ा गहरा है। जबकि एक ज्यादा उम्र के अराउंड 50 इयर्स के ऊपर के लोग, उसमें वजन घट रहा है, बार बार उल्टी हो रहा है, दवाई देने से भी उल्टी काम नहीं आ रहा है, उल्टी में खून जा रहा है, पेट में एक मांस बढ़ रहा है जैसे कि बाहर वो दिख रहा है कुछ। फिर देखिए लिवर में देखिए पेशेंट को जॉन्डिस हो रहा है, उसको खाने का मन नहीं कर रहा, लंबा टाइम से उसका पेट में पानी भर रहा है, फिर लेट्रिन के रास्ते खून जा रहा है। तो ये सब जो बीमारी हम ये सब सिम्टम्स होगा पेशेंट को तो हम समझेंगे कि लिवर का बीमारी है। फिर लेट्रिन में ज्यादा फैट जाना, फिर भूख ना लगना, पेट के बाएं तरफ ज्यादा दर्द होना, तो ये सब जब सिम्टम्स होते हैं तब पेशेंट को समझना चाहिए कि थोड़ा सा आपको आइदर गैस्ट्रोएंटरोलॉजी को दिखाना है या लिवर डॉक्टर को दिखाना है। तो ये सब शिकायत अगर बढ़ते जा रहा है तो सर इस तरह के रोग में आप मतलब उपचार किस तरह से करती हैं? क्या उपचार दिया जाता है इस रोग में? मैडम पहले तो होता है डायग्नोसिस, तो डायग्नोसिस करना पड़ता है कि हमें बीमारी कौन सा है। जैसे कोई पेशेंट आता है कि जॉन्डिस है, तो जॉन्डिस पर देखना पड़ेगा कि जॉन्डिस कहाँ से है। उसको जॉन्डिस तो हेपेटाइटिस से नहीं है, उसको जॉन्डिस तो कोई दवाई बाहर का जड़ी बूटी खाने से नहीं है, उसको जॉन्डिस कोई कैंसर की वजह से तो नहीं है, उसको जॉन्डिस कोई सिरोसिस की वजह से तो नहीं है, उसको कोई जॉन्डिस जैसे कि स्टोन भी है, लीवर के जो रास्ते में स्टोन भी होता है जिसको पित्त के थैली में स्टोन, वो भी जॉन्डिस करता है, तो उसके लिए नहीं है। तो उसके लिए फिर हम पहले इन्वेस्टिगेट करते हैं कि देखते हैं कि क्या बीमारी है। उसके लिए हम अल्ट्रासाउंड करते हैं, सीटी करते हैं, उसमें कंफर्म होते ही जो पॉसिबल है, पहले दवाई से छुटकारा हो सकता है तो दवाई को प्रेफर करते हैं, नहीं हो रहा है तो हम लोग ऑपरेशंस भी करते हैं। ऐसे पैनक्रियाज में पता चला स्टोन है तो स्टोन को हम लोग निकालते हैं, तो ERCP प्रोसीजर होता है, ERCP प्रोसीजर से हम स्टोन को निकालते हैं। तो ये एक सेमी सर्जरी टाइप का विभाग है जिसमें पहले मेडिसिन देते हैं, मेडिसिन नहीं होता है तो हम सर्जिकल एस्पेक्ट भी लेते हैं। आजकल आपने सुना होगा एक बेरियाट्रिक सर्जरी चल रहा है, तो बेरियाट्रिक सर्जरी क्या होता है, वजन घटाना होता है। उसमें हम क्या करते हैं, पेट और आंत के नली को छोटा कर देते हैं, तब जो मरीज जितना भी खाते हैं वो कम खाते हैं, तो वजन ऐसे ही घटता जाता है। तो वो सर्जन भी करते हैं, हम लोग भी करते हैं। तो वो हम सर्जन लैप्रोस्कोपिकली करते हैं, हम लोग एंडोस्कोपिकली करते हैं, डिफरेंस बस उतना है, तो दोनों का रिजल्ट सेम ही है। तो ये सब हमारे सर्जरी के अंडर में आते हैं। बाकी ऐसे बहुत सारे हैं, जैसे कैंसर को भी रिसेक्ट कर, जो अर्ली कैंसर होता है तो उसको हम एंडोस्कोपिकली भी काट सकते हैं। तो लिवर का बायोप्सी करते हैं हम लोग, लिवर से मांस का टुकड़ा निकालते हैं, पेट से मांस का टुकड़ा निकालते हैं, ये सब टेस्टिंग के लिए भी जाता है। तो बहुत सारे सर्जिकल सेमी सर्जिकल प्रोसीजर्स गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में भी आते हैं। सर जहां तक मेरी जानकारी है, विकास हॉस्पिटल का नाम उड़ीसा में स्वास्थ्य सेवाओं में बहुत ही सम्मानजनक और बहुत ही ऊंचे दर्जे का माना जाता है। और मेरी जानकारी में है कि अभी हाल ही में आपने डिपार्टमेंट ऑफ गैस्ट्रोलॉजी ये अभी रिसेंटली ही शुरू किया है, और इतने कम समय में ही इसने अपना एक बहुत ही विश्वसनीय स्थान बना लिया है इस तरह की स्वास्थ्य सेवाओं को देने में। तो इतने कम समय में जो आप ये विश्वास अपने पेशेंट का अर्जित कर पाए हैं, ये कैसे संभव हो पाया? मैम देखिए, पहले तो यहाँ पे बाकी सुपर स्पेशलिटी विभाग था, लेकिन गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का जो हम लोग का विभाग नहीं था। मैंने ये देखा है, मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस से बोल रहा हूँ कि यहाँ पे पेशेंट्स आर इन नीड ऑफ डॉक्टर्स। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे मरीज हैं, नॉट ओनली फ्रॉम वेस्टर्न उड़ीसा, आप उड़ीसा को छोड़ दो, उधर छत्तीसगढ़, इवन वेस्ट बंगाल और झारखंड से भी पेशेंट हमारे पास आते हैं। बहुत सारे ऐसे पेशेंट आते हैं जिनको जो बाहर से भी बहुत जगह गए हुए हैं, तो उनका भी हम लोग इलाज कर रहे हैं। मेरे आने के बाद यहाँ पे 3 महीनों में हमने नियरली 500 एंडोस्कोपी, 40-50 कोलोनोस्कोपी, पॉलीपेक्टमी, फॉरेन बॉडी रिमूवल, फिर हम लोगों ने ब्लीडिंग के लिए क्लिपिंग बहुत सारे किए हुए हैं, वेरिसल लाइगेशन बहुत सारे किए हैं। आगे हमारा प्लान है कि 3-6 महीने में हम लोग एंडो अल्ट्रासाउंड भी लाएंगे, ERCP मशीन भी लाएंगे, तो जिसके लिए मरीज बाहर जा रहे हैं, भुवनेश्वर जा रहे हैं, वाइजाग जा रहे हैं, हैदराबाद जा रहे हैं, तो एक ही विंडो में, एक ही फ्लोर के नीचे हम लोग उनको सब फैसिलिटी दे सकते हैं। और ये हम देख रहे हैं कि पेशेंट का रेस्पॉन्स अच्छा है। यहाँ पे डेली हमारा 15 to 20 OPDs होते हैं, एडमिशंस वार्ड में हमारा 10-12 होते हैं, तो काफी अच्छा है लोगों का रेस्पॉन्स। सरकार भी ये सब मामले में थोड़ा सा हेल्पफुल है। एक स्कीम चलता है जिसको बोलते हैं बीजू स्वास्थ्य कल्याण योजना, उसमें कुछ जो पुअर पेशेंट्स होते हैं, बिलो पॉवर्टी लाइन पेशेंट्स, उनके एडमिशंस भी फ्री होते हैं। तो बल्कि
जबकि ये प्राइवेट हॉस्पिटल्स है, यहाँ पे फिर भी पेशेंट्स फ्री में ट्रीटमेंट पाते हैं। तो ये सब फैसिलिटी, हाँ हाँ मैम, यहाँ पे वो BSKY स्कीम बोलते हैं, तो ये सब फैसिलिटी यहाँ पे अवेलेबल है। जी डॉक्टर साहब, आपकी बातचीत के आधार पे मैं इस बात की गहनता को समझ सकती हूँ कि विकास हॉस्पिटल ने इतने कम वक्त में इतना सम्मानजनक और विश्वसनीय नाम कैसे बनाया होगा, क्योंकि आप सिर्फ मेडिकल फैसिलिटी ही प्रोवाइड नहीं कराते बल्कि सही मायनों में जो मानवता की सेवा है आप वो कर रहे हैं। तो डॉक्टर साहब, यहाँ पर मैं अपनी बात पर लौटती हूँ कि आजकल लाइफस्टाइल ऐसी हो गई है कि बहुत सारी डिजीज हमारी लाइफस्टाइल की वजह से ही पैदा हो जाती है। ऐसे में गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी, इस तरह की रोग से बचाव के लिए, इसकी रोकथाम के लिए क्या हम अपनी लाइफस्टाइल में कोई सावधानी बरत सकते हैं जिसकी वजह से इस रोग से दूरी बनी रहे? बिल्कुल मैम, जैसे आजकल दिखाया जा रहा है कि वेस्टर्न सोसाइटी में, जो यूरोपियन कंट्रीज, अमेरिकन कंट्रीज में, इंक्लूडिंग इंडियन कंट्रीज में भी ये देख रहे हैं कि हम लोग आजकल ओबेसिटी बढ़ रहा है। ओबेसिटी बढ़ने का कारण है हम लोग ज्यादा टाइम बैठे रहना, टीवी देखना, खाने के बाद चलना फिरना बंद कर देना और ज्यादा फैटी डाइट खाना। तो ये सबसे क्या हो रहा है कि लिवर को इफेक्ट पड़ रहा है, जिसको हम फैटी लिवर बोल रहे हैं। ये रिसर्च से पता चल रहा है कि अगले 10 सालों में दुनिया का सबसे बड़ा रोग होगा NAFLD, जिसको नॉन अल्कोहलिक फैटी लिवर डिजीज बोलते हैं, जिसमें लिवर में चर्बी जम जाता है, तो उसके कारण लिवर भी खराब होता है। तो हम लोग इसको दूर कर सकते हैं नॉर्मल हेल्दी लाइफस्टाइल, थोड़ा सा एक्सरसाइज डेली और खाना कम खाने से। तो ये सब जो है नॉर्मल है, जिसमें हम लोग प्रिवेंट कर सकते हैं कि लिवर खराब होना। और जैसे प्रिवेंटिव एस्पेक्ट पे हेपेटाइटिस बी वायरस है, सारा दुनिया में हेपेटाइटिस बी वायरस सबको पता है कि इसका वैक्सीनेशन होता है, तो हम लोग इसको प्रमोट कर सकते हैं कि हेपेटाइटिस वैक्सीन बी का वैक्सीन लगाएं। तो हेपेटाइटिस बी जो होता है वो ब्लड ट्रांसमिटेड है, तो वो प्रिवेंट हो जाएगा काफी देर तक। और नॉर्मल स्क्रीनिंग प्रोसीजर, जैसे कि उम्र के लोग हैं जो 50 इयर्स या 45 इयर्स के एबव लोग हैं, किसी को वजन घट रहा है, काफी दिनों से उल्टी हो रहा है, तो स्क्रीनिंग प्रोसीजर पर कैंसर, जैसे कि हमारा एंडोस्कोपी हो गया, कोलोनोस्कोपी हो गया, वो सबसे हम पता कर सकते हैं कि अर्ली कैंसर शुरू हुआ या जस्ट शुरू हुआ है, उसको हम डायग्नोसिस कर सकते हैं, तब हम जल्दी से इलाज कर सकते हैं। तो ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है। अदर चीज है जैसे कि ज्यादा तेल ना खाना, ज्यादा अल्कोहल ना कंज्यूम करना, क्योंकि अल्कोहल पीने से ना कि खाली लिवर खराब होता है बल्कि पैंक्रियाज भी खराब होता है, कैंसर्स भी होते हैं। तो ये सब एक प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है, लोगों को बताना कि हाँ कि अल्कोहल थोड़ा कम लीजिए, स्मोकिंग भी कैंसर करता है तो स्मोकिंग कम कीजिए। ये सब प्रिवेंटिव एस्पेक्ट है मैडम, जिसमें गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी काफी बीमारी हम कुछ हद तक इसको प्रिवेंट कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि आपके इन टिप्स और आपसे हुई बातचीत के आधार पर मैं यकीन करती हूँ कि हमारे व्यूअर्स न सिर्फ अपने आप को गैस्ट्रोएंटेरोलॉजी से बचा सकेंगे बल्कि एक हेल्थी लाइफस्टाइल भी मेंटेन कर सकेंगे। और जैसा कि हमेशा से कहा जाता है कि रोग के इलाज से अच्छा होता है रोग से बचाव। डॉक्टर साहब की टिप्स को मानिए और रहिए हमेशा फिट। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया।